हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन बैलेंस शीट accruals, notes payable and accounts payable are listed under which category। यानी कि फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स, हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट, या फिर लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जो खाते कहलाते हैं। एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्टेंसी अ स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डैट अकाउंट्स इज। यानी कि फ्रेंड्स, बैंक्रप्सी के सिचुएशन में एक स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से, और बिलो डैट, अब वो क्या कहलाएगा हमारा। देखिए हिंदी में देख लीजिए, दिवालियापन की स्थिति में जो एक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक से ऊपर और ऋण खाते में दिखाया जाता है, नीचे दर्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लाइबिलिटीज, कॉमन लाइबिलिटीज, या फिर हाइब्रिड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स, एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉमन स्टॉक से तो हम नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेट स्टॉक होता है हम उससे क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक से हम ऊपर रखते हैं और डेट स्टॉक से नीचे रखते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि ना हमें नुकसान हो और ना ही वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे। इस तरह से हम देख के चलते हैं, तो वो स्टॉक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक कहलाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं हम, जैसे कि हमने फिक्स कर लिया अमाउंट कि डेली हमें इतना स्टॉक चाहिए। ठीक है, वो कॉमन है, जैसे कि 50 यूनिट्स चाहिए, कॉमन स्टॉक है हमारा 50 यूनिट्स, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि हमने 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो टोटल 50 हमें चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 55 हो गया। लेकिन बिलो डेट से बिलो रखेंगे, जैसे कि बिलो डेट हमारी जो पोजीशन निकल कर आई वो 60 थी, तो हमने कितना लिया, 55 लिया, ना हमने 50 लिया। 50 था हमारा कॉमन स्टॉक की एवरेज था, जो हमें कॉमन स्टॉक की जो लाइन दे रहा था, वहीं हमारा 60 जो है वो डेट स्टॉक की लाइन दे रहा था। तो हमने इन दोनों के बीच की सिचुएशन प्रेफर की, जो कि थी हमारी 55। अब वो 55 की जो वैल्यू है वो हमारी बताती है प्रेफर्ड स्टॉक को, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म बाइज प्रोडक्ट बट डज नॉट पे टू सप्लायर्स इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज, या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को
परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपको उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेज किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है, तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे, जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में, और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनकी जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है, earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder as a dividend is known as, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट,
एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम वो कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पे भी वीडियो कवर करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमने टॉपिक लिया था वो हमारा मेनली बेस्ड था बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट्स के रिगार्डिंग सारा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।